2022 में आई वॉज एबल टू मेक मनी इक्वलेंट टू माई सैलरी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि यार मैं अगर सैलरी जितना कर ही पा रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग से, तो वाई शुड नॉट आई गिव फुल टाइम टू दिस. And then what made you quit your job? विदिन 6 months मुझे समझ में आ गया था कि दिस आई कैन नॉट डू फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स. तो एक 25 साल का इन्वेस्टर है, उसका अगर 1 लाख एक्सपेंस है, उसको लगभग 17 करोड़ रुपए चाहिए, बट ही कैन अचीव इट थ्रू 26,000 पर मंथ SIP. Okay. व्हेन आई रीच माई फर्स्ट करोड़, तब तक SIP 50K जैसा ही था. टुडे इज 2 lakhs. Oh wow. आप मुझे अंधभक्त बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का, इक्विटी का. Are there some behavioral traps जिसमें new investors फंसे हुए हैं that is not good for their wealth creation journey? मार्केट में 2 तरह की वॉलेटिलिटी होती है. एक तो जो मार्केट वॉलेटाइल होता है, एक आपके दिमाग में वॉलेटिलिटी होती है, और जो आपका रिटर्न पे डेंट पड़ता है ना, वो दिमाग की वॉलेटिलिटी की वजह से पड़ता है. आप बहुत लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हो. इन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज द राइट वे ऑफ बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो? ये तो सब एक्सेल शीट्स हैं, रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है. आपका और आपकी फैमिली का अर्ली रिलेशनशिप कैसा था विद मनी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? आई बॉर्न एंड बॉट अप इन राजस्थान. ठीक है, तो फादर ICICI बैंक में जॉब करते थे. नॉर्मल सैलरी उस टाइम बैंकिंग में जो भी सैलरीज होती थी, सिंगल वर्किंग. मदर वाज होम मेकर, और मैं और मेरे भैया फैमिली में थे, तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे. ओके. एंड देन व्हेन डिड योर करियर स्टार्ट? मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया NIT जयपुर से. ओके. तो 2012 में आई जॉइंड रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो और वहाँ मैंने अराउंड 10 ईयर्स जॉब किया. मेरा स्टार्टिंग सैलरी 5 lakhs में मैं ज्वाइन किया था, और 2022 में आई रिजाइंड एट 13 lakhs. ओके. तो यू कैन सी के कोई सिग्निफिकेंट सैलरी ग्रोथ था नहीं, बट सिंस जामनगर में वहाँ पे कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन था और एवरीथिंग वाज एट रीजनेबल रेट्स, तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत लो था. ओके. तो आई वॉज एबल टू स्टिल save 20-30,000 out of my salary. Okay. And then what made you quit your job then? So मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट फाइनेंस में था, तो ये सब मैं पढ़ता रहा इतने साल. तो फिर अल्टीमेटली 2022 तक आते आते आई वॉज मोर इनटू फाइनेंस देन इनटू माय जॉब. Okay. तो जॉब वाज सेकेंडरी और मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस वाज प्राइमरी. Okay. तो उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग बहुत करता था. 2022 में आई वॉज एबल टू मेक मनी इक्वलेंट टू माई सैलरी. Okay. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि यार मैं अगर इतना सैलरी जितना कर ही पा रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग से, तो वाई शुड नॉट आई गिव फुल टाइम टू दिस. तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 13 lakhs की जॉब है, अगर समथिंग गोज रॉन्ग तो NIT से इंजीनियरिंग की है, कोई 10 लाख की जॉब तो मुझे दे ही जाएगा. तो मुझे उस वक्त इतना बड़ा रिस्क नहीं लगा. तो आई लेफ्ट माई जॉब इन 2022 और स्टार्टेड डूइंग माई फुल टाइम ट्रेडिंग. जब आप घर पे बैठ के ट्रेडिंग करते हो तो क्या चैलेंजेस आते हैं ना. सोशल सर्किल आपका ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल, अभी सैलरी का क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगी. तो ये सब का इम्पैक्ट आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पे आने वाला है अल्टीमेटली. तो ये सब मुझे जॉब छोड़ने के विदिन 6 months मुझे समझ में आ गया था कि दिस आई कैन नॉट डू फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स. आई वॉज लिटिल स्ट्रेस के, मतलब अभी फिर क्या करना है, और वाइफ से भी डिस्कस किया. देन वी एनालाइज कि हमने एक्चुअली ट्रेडिंग में जो भी बिल्ड किया कॉर्पस, अगर हम उसको म्यूचुअल फंड में ही डालते तो क्या होता है ना. तो हमने अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो निकाला, उसका XIRR देखा. तो एट दैट टाइम क्योंकि बुल मार्केट भी था, तो इट वाज 20-21%. ओके. एंड माई ट्रेडिंग रिटर्न वाज 25-26%. तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मैं फुल टाइम जॉब छोड़ के एक सैलरी सेक्रीफाइस करके और मैं इतना टाइम ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. फिर मुझे लगा कि यार मैं ये तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना. मतलब एक पूरा आपने एक ह्यूमन रिसोर्स को उस काम में लगा दिया जो एक आप आउटसोर्स करके भी कर सकते थे. तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था. एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, ये ट्रेडिंग तो एटलीस्ट नहीं परस्यू करनी है, बिकॉज अभी तक भी जो मैंने पैसा बनाया, हो सकता है मार्केट ने मुझे सपोर्ट किया हो, है ना. मुझे लगा कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए. एंड आई एम ग्लैड कि मैं वहाँ रुक गया, क्योंकि उसके बाद वो आप वीकली एक्सपायरीज में बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे रूल्स चेंज हुए. तो आपका जो भी आर्बिट्राज बन रहा था वो ख़त्म ही हो जाता है. आई एम हैप्पी कि मैं राइट टाइम पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया. फिर मैंने फर्स्ट ट्रेडिंग स्टॉप करी. देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, अभी मेरे को क्या करना चाहिए, जॉब में तो वापस जाना नहीं है. तो देन आई टुक माई MFD लाइसेंस इन 2024 जनवरी.
and started advising clients on mutual funds. And as we speak today, आपने mention किया that you already achieved the 1 crore का milestone. तो आज हम बात कर रहे हैं, what does your net worth and asset allocation look like then? So net worth is around 3.3 crores. Okay. Out of that 2.8 CR is in mutual funds only. Okay. रेस्ट जो PPF, EPF है या फिर थोड़े बहुत RSUs हैं वाइफ के नाम पे, वो 50 lakhs 55 lakhs हैं. Okay. तो बाकी सब कुछ अभी म्यूचुअल फंड्स में ही है. अंडरस्टूड. सो ट्रेडिंग वाज वन थिंग जो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है. पैरेलली आपने कहा था कि आपके SIPs भी रनिंग थे, राइट? सो SIP प्रोग्रेशन कैसा था? व्हाट वाज योर फर्स्ट SIP एंड देन हाउ डिड यू इंक्रीज दोज ओवर टाइम? तो स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था 2 साल तक तो मैं भी FD और RD ही कर रहा था. तो SIP मैंने 2016 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी. वो भी बिकॉज ऑफ बैंक RM. ओके. वो उन लोगों ने बोला था ELSS करना चाहिए टैक्स सेविंग के लिए, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट ठीक लगा. तो तभी मैंने स्टार्ट 2000 से किया था, बट वो 20,000 पे स्विच हो गया था मैं. तो वो SIP मेरी कंटिन्यूस साइड में चल रही थी. ओके. और वो 2018 में अराउंड 40,000 हुई. मैरिज भी हो गई थी हम दोनों का, कंबाइंड SIP इतना था. वो 2020 तक 50 हुई. फिर वो SIP प्रोग्रेशन में थोड़ा सा ब्रेक लगा बिकॉज 2020 में वाइफ वेंट फॉर MBA. ओके. तो हम लोग ने लोन लिया तो उसका एक EMI भी साथ में था. तो SIP तो नहीं पड़ पाई, बट हाँ जो स्टॉक्स होल्डिंग थी या जो मेरा ट्रेडिंग वाला चल रहा था वो सब साइड में तो था ही. तो 2022 तक आते आते व्हेन आई रीच माय फर्स्ट करोड़, तब तक SIP 50K जैसा ही था. उसके बाद अगर मैं आज की बात करूं तो 6 महीने पहले तक भी 1.5 lakhs था. टुडे इज 2 lakhs पर मंथ. ओह वाओ. तो अभी वो 20,000 से स्टार्ट किया था हमने, अब नाउ वी आर एट 2 lakh. और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज SIP. सो यू आर अ प्योर इक्विटी पर्सन, यू आर प्रो इक्विटी. आप मुझे अंधभक्त बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का, इक्विटी का. ओके, अंडरस्टूड. आई ऑल्सो एक्सप्लोर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लिटिल मोर. आई वांट टू अंडरस्टैंड किस कैटेगरी ऑफ फंड्स में, in terms of multi-cap, flexi-cap, maybe specific international funds. So can we talk about what categories have you invested within the mutual fund portfolio? If you see my asset allocation, out of 100 rupees, 80% is in equity mutual funds. Okay. And 5%, 5 to 7% is in gold. Okay. And around 10% is in debt. एंड रेस्ट इज़ इन इंटरनेशनल इक्विटी. और वो 80% में भी थोड़ा सा इंटरनेशनल इक्विटी आ जाता है. ओके. तो अब उस 80% के अंदर मल्टी कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स भी हैं. लार्ज कैप्स आई अवॉइड कम्प्लीटली. व्हाई? बिकॉज लार्ज कैप में एनीवेज कोई अल्फा जनरेट होने का ऐसा पोटेंशियल लगता नहीं मुझे. और आप लॉन्ग टर्म डेटा भी देखोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. इवन यू कैन से कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यू नेवर नो. बट ठीक है, अब मैं जब फुल टाइम, मेरा बिजनेस ही यही है, मैं जब अपना फुल टाइम एनालिसिस में देता हूँ तो वो उसके बेसिस पे आई शुड इन्वेस्ट इन एक्टिव फंड्स के पता तो चले कि एटलीस्ट क्या हो रहा है. राइट. ना तो मेरा तो वही एक्सपीरियंस है. तो इसलिए मैं मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट, और वो फॉर वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है. बट मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो पे देखता हूँ कि मेरा लार्ज कैप अलोकेशन कितना हो रहा है, मिड और स्मॉल कैप कितना हो रहा है. तो आउट ऑफ दैट 80 रुपीज़, उसमें 50% अराउंड मेरा लार्ज कैप रहता है, 25 मिड एंड स्मॉल कैप रहता है. तो द आइडिया इज के पोर्टफोलियो मल्टी कैप जैसा बनाना है. ओके. आप बहुत लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हो. In your experience, how should a person go about constructing their portfolio to achieve their financial goals? सबसे पहले तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ना, वो लास्ट पार्ट है. Okay. तो इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम कैसे एक राइट पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन योर गोल. Okay. अभी बहुत लोग को फॉरेन वेकेशन जाना होता है, लेकिन वो हमेशा उनको ऐसा लगता है कि उनके पास बजट नहीं है ना. तो आप एक ये डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है, मुझे 4 years 5 years के बाद फॉरेन वेकेशंस के लिए जाना है. एंड यू डिसाइड योर बजट कि ठीक है, मेरे को यूरोप जाना है, 5 lakhs शुड बी इनफ. तो आप देखोगे आज की डेट में मुझे लगता है कि 5 लाख इनफ होंगे. एंड तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट वैल्यू उसमें एंटर करता हूँ 5 lakhs. Okay. ठीक है, दिस इज द अमाउंट विच आई नीड टुडे टू
डू ए यूरोप टूर। अब मुझे देखना है कि कितने साल बाद जाना है। लेट सपोज कि मैं 4 years के बाद का प्लान कर रहा हूँ जी, और देन आई कंसिडर इन्फ्लेशन 6%। ओके, अभी ये 6 होगा कि 7 होगा, यू Never नेवर नो, know, राइट। true. बट आपको एक बेसिकली ये टूल यूज़ करना है टू गेट अ डायरेक्शन। जी, तो इससे आपको थोड़ा फ्यूचर वैल्यू का आइडिया लग जाता है कि ठीक है, मेरे को 4 साल बाद शायद 6.25 6.5 लाख लगेंगे। ओके, Okay. उसके बाद हमको ये देखना है कि ठीक है, ये इतना अचीव करने के लिए 4 years में मुझे SIP कितना लगेगा। तो दिस शीट सेज कि आपको 6,31,000 अचीव करना है इन 4 years एंड यू कंसिडर सिंस 4 साल आई बिलीव बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, लेस देन 5 years आई कंसिडर कि 10% ही आप एक्सपेक्ट करो। ओके, तो 10% रिटर्न आपको चाहिए, तो उसके लिए आज की डेट में 4,31,000 लमसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ओके, इफ़ यू वांट टू हैव दिस मच अमाउंट इन फ्यूचर। या फिर सिंस आपके पास अभी लमसम नहीं है, यू वांट टू गो थ्रू SIP रूट, आपको 11,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट करनी होगी। ओके, तो इससे अब ये क्लैरिटी आ गई आपको, है ना, कि मैं ये SIP कर रहा हूँ 11,000 की और ये किस रीज़न से कर रहा हूँ। जी, तो जब आप फॉरेन वेकेशंस का प्लान करोगे तब आपके फंड्स का शॉर्टेज नहीं होगा, बिल्कुल, ना। तो इससे एक चीज़ और मिली हमको फाइनल अमाउंट मिला कितना अचीव करना है, हमको SIP अमाउंट मिला कितना चाहिए, राइट। और प्लस टाइम पीरियड से हमको ये समझ में आया कि हमको रिस्क कितना लेना है। ओके, तो दिस गिव्स यू SIP अमाउंट। अब सबके पास कुछ ना कुछ कॉर्पस इधर उधर पड़ा ही होता है, राइट। लेट्स से कि उसने ऑलरेडी स्टार्ट किया था फॉरेन एजुकेशन, ये फॉरेन ट्रिप्स के लिए प्लानिंग के लिए, और उन्होंने 1 लाख ऑलरेडी सेव कर लिए उसके लिए। तो ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे एंटर कर दो। ओके, दिस विल गिव यू अ फिगर ऑफ 1,50,000 जो आपको 4 साल बाद बन जाएंगे। ओके, तो ये आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट भी तो कंपाउंड हो रहा है ना, इट्स जी, नॉट जी, लाइक जी। के वो पढ़ाई है। तो लेट्स सपोज कि वो आपने कहीं म्यूचुअल फंड में 10% में ही आपको रिटर्न दे रहा है, इतना आ गया, तो आपका जो गोल का रिक्वायरमेंट है वो अब कम हो गया। जी, पहले 6,31,000 था, अब वो कम हो गया। 4.8 lakhs हो गया। नाउ योर SIP रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस टू 8,000 रुपीज। ठीक है, तो दिस वे आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाती है कि वेदर यू कैन अफोर्ड द ट्रिप और नॉट, राइट, ना। अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप SIP कर ही नहीं सकते 8,000 की, आप 5,000 की कर सकते हो, 4,000 की कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि शॉर्टफॉल है ना। ऐसे आप 4-5 गोल प्लान करोगे, सपोज टोटल SIP रिक्वायरमेंट कम्स अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, बट आपकी सैलरी से आपको समझ में आ रहा है कि 50,000 ही कर सकते हो, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि शॉर्टेज है। आपको ये समझ में आ गया शॉर्टेज है, तो मैं इसको फुलफिल कैसे करूँगा। वो फुलफिल करने का तरीका है आइदर इंक्रीज योर इनकम और रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। अभी हम कौन सा म्यूचुअल फंड लेंगे उस पर तो हम आए नहीं है ना। हमको ये समझ में आया कि हम कुछ भी कर लें, ये हमको कम पड़ने वाला है। बिल्कुल। सेकंड, अभी समझो कि यहाँ पर हमारा 8,000 ऐसा 12,000 ऐसा करके 1 लाख का टोटल SIP रिक्वायरमेंट आता है। देन इस कॉलम में हम ये देखेंगे कि हमारे पास अवेलेबल कितना है, ठीक है ना। तो इसके लिए अवेलेबल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके आपका जो मंथली सरप्लस है, आप उससे आइडिया लगेगा कि आप कितना SIP इन्वेस्ट कर सकते हो। ना। तो अगर मान लो वो 50 आता है तो विल स्टार्ट विद 50। ऐसा नहीं है कि कम पड़ रहा है तो अरे यार ये तो अपने बस की नहीं है, छोड़ो, है ना। तो या तो आप कोई गोल रिड्यूस करोगे, है ना, या फिर आप जो भी है आप एटलीस्ट स्टार्ट करोगे। बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल कोई गोल प्लान कर रहे हो तो उसके लिए जैसे 6% इन्फ्लेशन कंसिडर किया है, तो गोल टू गोल भी डिपेंड कर सकता है। लाइक एजुकेशन इन्फ्लेशन इज 10% राइट नाउ, मेडिकल इन्फ्लेशन इज 14%। तो डिपेंड करता है आप किस गोल के लिए प्लान कर रहे हो, बिल्कुल, है ना। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक आप अजम्पशन ले सकते हो, फिक्स तो कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली, ये तो सब एक्सेल शीट्स हैं, रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, बट एटलीस्ट यू कैन गेट सम डायरेक्शन, ना। तो लॉन्ग टर्म SIP के लिए अपने रिटर्न अजम्पशन इज 12%, ओके, ना। और फॉर बैलेंस एडवांटेज मल्टी एसेट फंड्स 10%, डेट फंड का आप 7% इक्विवेलेंट टू FD और आर्बिट्रेज का 7%। दीज आर द बेसिक अजम्पशंस। assumption for returns जो आप एक्सपेक्ट कर। अजम्पशन फॉर रिटर्न, ओके। तो ये ऊपर जो है इन्फ्लेशन और रिटर्न्स के अजम्पशंस हैं, जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ फॉर नॉर्मल केसेस। और ये फंड सिलेक्शन के थोड़े से क्राइटेरिया हैं कि लेस देन 2 years अगर कोई फंड चूज़ कर रहा है तो डेट आर्बिट्राज हाइब्रिड SIFs यूज़ कर सकता है। ओके। 2-3 years के लिए कर रहा है तो थोड़ा कंजर्वेटिव हाइब्रिड या इक्विटी सेविंग फंड्स में जा सकता है, ओके। इसमें थोड़ा सा इक्विटी का पोर्शन हो। और 3 to 5 years में अगेन बैलेंस या हाइब्रिड फंड्स यूज़ कर सकता है। ओके।
ग्रेटर देन 5 में यू शुड थिंक अबाउट इक्विटीज, ओके, प्योर इक्विटी फंड्स। तो उसमें भी आप फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप कैटेगरी में जाओ तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज दोज आर लेस वॉलेटाइल। ओके, और फॉर ग्रेटर देन 7 years आप मल्टी कैप में जा सकते हो, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स में सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मिड स्मॉल कैप्स होता है। और ग्रेटर देन 10 years में तो आप कुछ भी चूज़ करो। बट ओवरऑल जब पोर्टफोलियो, अभी ये एक्सरसाइज करने के बाद आपका एक पोर्टफोलियो निकल के आएगा, राइट? आपको समझ में आएगा कि एक फंड आपने बैफ में लिया, एक मल्टी कैप में लिया, फ्लेक्सी कैप में लिया। अब आप उसमें फंड सिलेक्शन करते हो, जब पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, देन यू सी के उसके अंदर आपका एसेट एलोकेशन क्या है, राइट? एंड मार्केट में 2 तरह की वॉलेटिलिटी होती है। एक तो जो मार्केट वॉलेटाइल होता है, विच इज़ गुड फॉर यू, फॉर SIP इन्वेस्टर्स ना। एक आपके दिमाग में वॉलेटिलिटी होती है ना, और जो आपका रिटर्न पे डेंट पड़ता है ना, वो दिमाग की वॉलेटिलिटी की वजह से पड़ता है। ट्रू। अगर आपका माइंडसेट नहीं बना है ना इक्विटीज़ के लिए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो वही है कि आप अगर मार्केट डाउन जा रहा है और अगर आप बहुत उसके बारे में सोच रहे हो, तो आदमी जब जितना सोचता है ना, फिर उतना एक्शन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि विद इन अ क्लिक यू कैन सेल योर होल्डिंग्स। यस। रियल एस्टेट, गोल्ड में क्यों पैसा बनाते हैं लोग? क्योंकि बेचते नहीं है, बेचना आसान नहीं होता है, तो उसमें बने रहते हैं। एंड फिर आफ्टर 15-20 years दे विल से कि देखो मैंने उस वक्त गोल्ड लिया था, आज क्या प्राइस हो गया। अब आपको इसके अंदर एनालिसिस करना है। सपोज आपने चूज़ किया बैलेंस एडवांटेज फंड, आपको यूज़ करना है, तो अब उसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। क्वालिटेटिव तो ऐसा कि कितना पुराना है फंड, इसका फंड मैनेजर कितने टाइम से इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब मैनेज कर रहा है, प्लस इसका रोलिंग रिटर्न्स क्या है। पास्ट रिटर्न नहीं देखने का, 3, 4, 5 years नहीं देखने का, उसका जो भी है आप रोलिंग रिटर्न देखो। रोलिंग रिटर्न्स आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे करते हैं? बेसिकली आपके हर टाइम पीरियड पे अगर आपने SIP करी होती है उसकी अलग अलग टाइम पीरियड पे, तो एवरेज उसका रिटर्न क्या बन रहा होगा। तो अभी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, तो इट मीन्स के मे बी शायद वो ज़्यादा रिस्क लेके रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो कोई भी 2 फंड सेम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा रिस्क लेके कर सकता है, कोई कम रिस्क लेके कर सकता है। तो आप जो थोड़ा कम रिस्क लेके अगर सिमिलर रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो दैट इज बेटर है ना। तो प्लस क्वालिटेटिव में फंड मैनेजर एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव में आप ये डेटा एनालिसिस कर सकते हो। उसके भी बेसिस पे आप उसको फंड शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड। ओके, एंड लेट्स से कि मेरा टाइम होराइजन है 10 साल का, एंड उस केस में आपने कहा इक्विटी फंड्स आप देख सकते हो, म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हो, राइट? ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन सम मल्टी कैप फंड फॉर माई लॉन्ग टर्म गोल। अब ये कैटेगरी मैंने डिसाइड कर लिया, इसके अंदर कैसे फंड्स को एनालाइज करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रोसेस। ओके, तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मल्टी कैप में करना है ना, अब आप उसके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे जाओगे, तो अब आपको ये भी समझ में आता है कि ठीक है, मतलब मल्टी कैप में 50% मिनिमम, 25 मिड और स्मॉल मिनिमम होना चाहिए, है ना। अभी कोई फंड बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप ले रहा है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट इट, आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, है ना। उस प्लस आपको उसका फंड का हिस्ट्री क्या है। अभी कोई जस्ट लॉन्च हुआ है, उसका कुछ हिस्ट्री नहीं है, यू आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट इट, आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ड्रॉप करने के मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ। कोई फंड मैनेजर जो उसको मैनेज कर रहा है, अभी 5-6 साल से बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस था, अभी फंड मैनेजर चेंज हो गया है, तो आप जो हिस्ट्री देख रहे हो वो इरेलेवेंट हो गई है इस फंड के लिए। हाँ, तो मे बी आपको फिर भी शायद बाय करना होगा, बट आप अभी नहीं बाय करोगे, आप बेटर ऑल्टरनेटिव देखोगे। तो वो एक तरीका है टू फिल्टर इट आउट। एक मैंने आपको रोलिंग रिटर्न बताया था कि अगर वो कंसिस्टेंसी क्या है फंड की रिटर्न्स जनरेट करने की, है ना, तो वो अगर कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पा रहा है फंड, तो वो एक अच्छा क्राइटेरिया टू सेलेक्ट दैट। पास रिटर्न ऐसे कि यू शुड इग्नोर के वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स का एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज वो ज़्यादा रिस्क लेके भी आ सकता है। और प्लस बहुत सारे रेशियोज होते हैं, आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे शार्प रेशियो, इन्फॉर्मेशन रेशियो, मतलब नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर आप देख पा रहे हो कि कितना रिस्क लेके वो कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, थोड़ा उससे आइडिया लगता है। तो उसके बेसिस पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। A really big and very common goal for a lot of people is retirement corpus. So in that case, how do you go about planning? Can we also create a structure for that? बहुत सारे तरीके हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, बट एज आई सेड कि पहले हमको डायरेक्शन मिले, एक नॉर्मल इन्वेस्टर रिटायरमेंट प्लानिंग को अप्रोच कैसे करेगा, राइट, है ना।
तो उसके लिए भी एक ये छोटा सा टूल प्रिपेयर किया है। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक इनपुट किया है कि 35 इयर्स का बंदा होराइजन, अच्छा एज एज 35 इयर्स है, ओके ठीक है। तो उसका करंट मंथली एक्सपेंस इज 1 लाख रुपीज़। अभी उसको नेक्स्ट कितना ईयर का बचा है गोल, तो लेट्स से कि वो 60 में रिटायर होता है, तो 25 इयर्स बचे हैं उसके। एंड इफ़ यू कंसिडर 6% इन्फ्लेशन, तो एट द एज ऑफ 60 मंथली एक्सपेंस विल बी 4,30,000 पर मंथ। इतना आपका उस वक्त खर्चा होगा। अब हम देखते हैं कि ठीक है हमको कितने और साल के लिए चाहिए, है ना। 60 पे रिटायर हुआ, 85 लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ के चलते हैं। जितना कंजर्वेटिव करो उतना अच्छा है। आप 90 पकड़ो, मैं कहता हूँ 95 पकड़ो, है ना, क्योंकि 85 पे ख़त्म हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो कंजर्वेटिव लेके ही चलने का जी। तो बट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन लेट्स से कि वो 25 ईयर्स तक का प्लान करते हैं। और हम ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर रिटायरमेंट, आपका एसेट एलोकेशन भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। अगर हम अभी 12% कंसिडर कर रहे हैं बिफोर रिटायरमेंट, तो 9% पे तो एटलीस्ट हमको जाना ही पड़ेगा। राइट। तो हम 9% करते हैं तो भी ऑलमोस्ट 9.4, मतलब 10 करोड़ रुपए चाहिए हमको, ना, टू रिटायर, टू मेंटेन आवर एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल। यस। अब उसमें 2-3 नुएंसेस हैं कि ये 1 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपके करंट एक्सपेंसेस 1 लाख, मतलब इस एक्सक्लूडिंग EMIs, क्योंकि रिटायरमेंट पे EMIs खत्म हो जाती है। बच्चे सेटल अगर आपके जल्दी हो गए हैं तो वो सेटल हो जाएंगे, तो वो सब एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे। ये जो भी है ये आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है। दिस कैन बी 50,000 फॉर मी, 1 लाख फॉर यू, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। यस। पकड़ते हैं तो अभी 10 करोड़ अचीव करने के लिए अगेन सिमिलर अप्रोच है। ये 9.39 करोड़ अचीव करने के लिए कि ठीक है 25 इयर्स का टाइम होराइजन है हमारे पास, ओके। और वी कैन गो फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड 12% के हिसाब से यू नीड एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ SIP टुडे टू रिटायर पीसफुली, जो भी हमारे असम्पशंस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अभी ये किसी को इंटिमिडेटिंग लग सकता है कि यार मतलब लाख रुपए तो मेरा खर्चा हो जा रहा है, प्लस EMIs हो रही है, और 50,000 की SIP और कहाँ से लाऊं मैं, है ना। बट ऐसा भी नहीं होता है। अभी आपका हो सकता है EPF हो, है ना, तो 20 lakhs का मान लो, लेट्स कंसीडर, क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट भी आप अकाउंट में लोगे ना तो थोड़ी प्लानिंग ईजी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो लोग डर के मारे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बोले ये सब होने वाला नहीं है, देखेंगे अभी होगी। बिल्कुल। 20 lakhs का मान लो उसका EPF बैलेंस है, 20,000 का PF भी जा रहा है, तो यू विल सी के आपका EPF ही आपको 3.3 करोड़ जितना दे देगा, है ना। तो आपका बैलेंस अभी 6 करोड़ इकट्ठा करना है आपको। योर SIP रिड्यूस टू 32,000, अभी थोड़ा सा मैनेजेबल लग रहा है। फिर आपको लगता है यार PPF भी तो कर रहा हूँ मैं, है ना। PPF में भी मान लो 15 lakhs का बैलेंस है, प्लस मंथली आप 12,500 जो लिमिट है उतना डाल रहे हो आप, एंड फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स आप उसको एक्सटेंड करते रहोगे, और 7% मैंने उसका रिटर्न माना है। नाउ SIP रिड्यूस टू 22,000। सो इतनी डिफिकल्ट नहीं है प्लानिंग। अभी क्या है, कोई अभी जैसे वो 40 करोड़ का नंबर आया था, आप देखोगे तो किसी के लिए वो 40 करोड़ रिक्वायर्ड नंबर हो सकता है, बट अगर उसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा है, हो सकता है उसकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी, उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, ही विल रीच दैट 40 करोड़ नंबर। बट वो सिर्फ 40 करोड़ सुन के इतना इंटिमिडेटिंग लगता है कि यार इज इट रियली पॉसिबल। और बट ये पॉसिबल है क्योंकि कंपाउंडिंग या टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, इमेजिन नहीं होती है। ट्रू। तो आफ्टर 25 करोड़, अभी ये 10 करोड़ भी बहुत लोगों को लगेगा कि यार 10 करोड़ इतना काय में चाहिए, बट हो सकता है चाहिएगा, हो सकता है कम भी पड़े। राइट। बट आपने इस पूरी कैलकुलेशन में क्या अजम्पशन लेके चलिए व्हेन इट कम्स टू लेट्स से रियल एस्टेट? डू अज्यूम दैट द पर्सन ऑलरेडी ओन्स द हाउस और डू अज्यूम दैट दे आर ऑन रेंट? या तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो EMI एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो तब तक एक हाउस ओन कर चुके होंगे, ओके, है ना। और उनकी काफ़ी सारी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रिटायरमेंट ईयर्स में नहीं होगी। अभी किसी के किड्स लेट होते हैं तो होती है कि शादी वादी का या ऐसा कुछ गोल बसता है, तो वो 65 के बाद फ्री हो जाते हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी ओवर बाय देन। एंड व्हाट डू यू थिंक, कितना जल्दी किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, एंड एज का क्या इम्पैक्ट आता है आपकी प्लानिंग प्रोसेस पे? Whenever you start earning, you should think about your retirement. It's difficult, I understand, but आपको सोचना तो पड़ेगा उसके बारे में, बिकॉज आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतने आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप एक साइजेबल कॉर्पस रिटायरमेंट तक बना लोगे। राइट, ट्रू, है ना। तो एक 25 साल का इन्वेस्टर है,
उसका अगर 1 लाख एक्सपेंस है तो 35 ईयर्स बचे रिटायरमेंट पे, कंसिडरिंग वो 60 पे रिटायर होगा, उसको लगभग 17 करोड़ रुपए चाहिए, है ना? ओके तो बिकॉज ऑफ वो इन्फ्लेशन, अभी 35 ईयर्स तक आप 6% इन्फ्लेशन लगा के आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग ये अमाउंट उसको चाहिएगा, बट ही कैन अचीव इट थ्रू 26,000 पर मंथ SIP। ओके बट सेम सिनेरियो आप अगर 35 ईयर के बंदे का लोगे तो उसको 25 साल रिटायरमेंट में उसको लगभग 10 करोड़ चाहिए रिटायर होने के लिए, ठीक है? उसको 10 करोड़ अचीव करने के लिए 50,000 का SIP लगेगा। ओके और अगर कोई 45 ईयर्स की एज में है, उसके पास अभी टाइम कम है, बट उसको कॉर्पस भी कम लगेगा बिकॉज ऑब्वियसली उसका इन्फ्लेशन इम्पैक्ट कम होगा, जी उसको 5 करोड़ चाहिए, बट वो 5 करोड़ अचीव करने के लिए 15 साल में उसको 1 लाख का SIP लगेगा। ओके ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आप जितना डिले करते हो रिटायरमेंट, आपका कॉर्पस रिक्वायरमेंट तो ठीक है कम हो रहा है, बट आपका SIP रिक्वायरमेंट बहुत शूट अप हो जा रहा है। राइट तो यहाँ पर आके आपको डिफिकल्ट हो जाएगा रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। अगर आपने यहीं से स्टार्ट की है तो थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे करियर प्रोग्रेस होगा आप और बढ़ाते भी चले जाओगे। और तो पावर ऑफ दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओनली। आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतने चांसेस आपके, क्योंकि आप इतने साल तक इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपका म्यूचुअल फंड 12% दे रहा है, तो 6% का एडिशनल रिटर्न आप 25 साल का बंदा 35 साल तक जनरेट कर रहा है। यस So that will help him to achieve his so-called FIRE. राइट ओके एंड यू नो ऑब्वियसली इतने सारे न्यू इन्वेस्टर्स है इस मार्केट में स्पेशली आफ्टर 2020 व्हाट डू यू थिंक आर देयर सम माइंडसेट और बिहेवियरल ट्रैप्स जिसमें वो भी फंसे हुए हैं दैट इज नॉट गुड फॉर देयर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी? तो एक सबको ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न बनेगा। अभी मार्केट में रिस्क तो आपको समझ में आ रहा है कि इस जैसे मल्टी कैप में रिस्क है, बट रिटर्न तो कुछ भी गारंटी नहीं है उसका, राइट? तो बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हायर रिस्क ट्रांसलेट्स टू हायर रिटर्न। ऐसा नहीं होता है। जितना आप रिस्क अच्छा मैनेज करोगे दैट विल ट्रांसलेट टू हायर रिटर्न्स। ओके तो अब इसका क्या मतलब है? मतलब आपके ऐसा है ना कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बहुत फीलिंग होती है कि आप फुल इक्विटी हो जाओ। 2024 में अगर आप किसी को कह रहे थे कि भाई पैसा निकाल के डेट में डाल लो, तो इन्वेस्टर को हाँ, और इवन अगर मतलब एडवाइज़र भी एडवाइस करते हुए 5 बार सोचेगा कि यार ये मतलब अभी क्लाइंट बोलेगा कि क्या एडवाइस कर रहा है ना, तो उस वक्त वो एडवाइस समझ नहीं आती। आज जब अगर बोल रहे हैं कि इक्विटी में पैसा डालो, तो वो उनको फिर वो समझ में आ रहा है कि देखो इंडिया के पास AI नहीं है। उनको सारे रीज़न लिस्ट कर देंगे वो जिसकी वजह से मार्केट डाउन है। तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना लोग, वो रीसेंट जो नैरेटिव चल रहा था उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। राइट तो होता क्या है, प्राइसेस ड्राइव्स द नैरेटिव। अगर प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं तो ये इंडिया का डिकेड है। अगर प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं, मार्केट क्रैश हो रहा है, तो मतलब इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आप न्यूज़पेपर का काम है जो मार्केट में चल रहा है वो रिपोर्ट करना। उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट नहीं डिसाइड कर सकते। ट्रू। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ट्रेंड ड्रिवन इन्वेस्टिंग जो कर रहे हैं वो डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं बार बार। ट्रू। फोमो इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही रीसेंट और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर ETF ये फंड लॉन्च हुआ था सितंबर 2022 में। ओके जब लॉन्च हुआ तो नो वन वाज इंटरेस्टेड ना, गोल्ड सिल्वर में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस इंक्रीज हुए, इस फंड का AUM भी इंक्रीज होता गया। ओके और यू विल बी सरप्राइज के मैक्सिमम AUM इस फंड का आया जनवरी 2026 में। दिसंबर से जनवरी में भी ऑलमोस्ट 33% राइज है AUM के अंदर। ओके विच मीन्स के मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स तो जनवरी 2026 में गोल्ड सिल्वर में एंटर हुए जब प्राइजेस पीक कर रहे थे ना। तब सबसे ज़्यादा फोमो तभी था कि रोज के 5% कौन FD में करेगा, वहाँ 6% 7% साल का मिल रहा है, यहाँ तो रोज के 5% मिल रहे हैं ना। पर जनवरी में जो भी एंटर हुए उन्होंने किसी ने पैसा नहीं कमाया। एंड इनफैक्ट मार्केट में मोस्ट ऑफ द लोगों ने सिल्वर में पैसा कमाया ही नहीं है। क्योंकि ये तो सब ये जितनी रील्स और जितनी न्यूज़ सिल्वर पे बनी है, ये सब प्राइस बढ़ने के बाद बनी है। उसके पहले तो किसी का ध्यान ही नहीं था। और ये बढ़ने के बाद फिर नैरेटिव आता है कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मटेरियल है और इसका शॉर्टेज है, इधर चाइना में इतना शॉर्टेज हो गया तो ये प्राइसेस तो एकदम यहाँ से और भी ऊपर जाएगी। ऐसे करते करते लोग एकदम बह जाते हैं भावनाओं में और फिर दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दीज मेटल्स। अभी वो वहाँ से जब प्राइसेस इतने फॉल हो गए उन्होंने निकाल लिया। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगा, बट
फॉल होने के बाद निकाल लिया, राइज होने के बाद अगर वो उसमें एंटर हो रहे हैं तो लॉस तो फिर पक्का ही है, राइट? तो फोमो इन्वेस्टिंग सबसे बड़ा मिस्टेक है जो लोग करते हैं। एक फोमो मिस्टेक इन्वेस्टिंग हो गया, प्लस पास्ट रिटर्न के बेसिस पे जो कर रहे हैं लोग जी, कि वो कोई भी अपना ऐप खोलते हैं, वो 3 ईयर 5 ईयर का रिटर्न देखते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब वो फंड ने अगर परफॉर्म किया है लास्ट 3 ईयर्स में, तो वो अपने जो भी उन्होंने रेस किया एसेट एलोकेशन की वजह से किया होगा, साइकिल चेंज हो गई है, दैट फंड में अंडर परफॉर्म इन फ्यूचर। बट आपको तो ऐसा लगता है कि ये 3 साल में परफॉर्म किया तो अगले 3 साल भी करेगा। तो एवरीथिंग इज साइक्लिक, है ना? वो आपका साइक्लिकल है। आपको एक बार परफॉर्मेंस में मिलेगा, अंडर परफॉर्मेंस में मिलेगा, नेट आप पैसा कमाओगे। बट आप आउट परफॉर्मेंस पे एंटर हो रहे हो और अंडर परफॉर्मेंस में निकल रहे हो तो लॉस तो फिर गारंटीड है। Thank you so much, Abhinav, for coming here and giving us your time. It was a very interesting conversation, and I really hope that the audience, the first thing they do is go home and make their financial plans for the future, and they start trusting equity a little more. So thank you so much for giving us your time today. Sure. Thanks, Shagun, for having me on this podcast. It was a really fun conversation. Thank you so much. And you too, I hope you enjoyed this conversation. आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी on the next episode of the Net Worth Show. So take care until then.